नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। नीट की तैयारी कर रही नाबालिग छात्र के साथ हुए दुष्कर्म और उसकी संदिग्ध मौत का मामला अब बिहार के सबसे गंभीर और संवेदनशील मामलों में शामिल हो चुका है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस केस की परतें खुलती जा रही हैं। सीआईडी, एसआईटी और एफएसएल की संयुक्त जांच ने न सिर्फ शुरुआती जांच पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि पूरे सिस्टम, हॉस्टल व्यवस्था और छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी बड़े प्रश्न खड़े हो चुके हैं। ये मामला अब केवल एक अपराध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक सामाजिक चेतावनी बनता जा रहा है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है सीआईडी की गाइडलाइंस, जिससे हड़कंप मच गया है। नीट मामले में जांच एजेंसियों के अनुसार अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या छात्रा को हॉस्टल के भीतर भी नशे की गोलियां दी गई थी। दरअसल सीआईडी की गाइडलाइंस इसी आशंका के इर्द गिर्द घूम रही है। कमरे से 3 खाली दवा स्ट्रिप्स मिलने की जानकारी सामने आई है, लेकिन पुलिस को केवल एक ही स्ट्रिप सौंपे जाने से जांच एजेंसियों का शक और ज्यादा गहरा हो गया है। ये सवाल बेहद खास है कि एक नाबालिग छात्रा के पास इतनी अधिक मात्रा में दवाई आखिर कहां से आई। क्या ये दवाएं किसी मेडिकल स्टोर से खरीदी गई, किसी ने दी, या फिर पहले से ही छात्रा को दी जा रही थी? इन सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में हॉस्टल प्रशासन की भूमिका सवालों के घेरे में है। सीआईडी ने साफ तौर पर इस बात पर आपत्ति जताई है कि वार्डन द्वारा दवाएं परिजनों को सौंप दी गई, लेकिन पुलिस को इसकी तुरंत जानकारी आखिर क्यों नहीं दी गई? अगर ये सामान्य प्रक्रिया थी तो भी पुलिस को सूचना देना जरूरी था। जांच एजेंसियां ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि ये लापरवाही थी या जानबूझकर की गई चूक। इसी तरह कमरे का दरवाजा तोड़ने से पहले किसी प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी ना होना भी नियमों के खिलाफ माना जा रहा है। इस केस का सबसे रहस्यमय और चौंकाने वाला पहलू 17 घंटे का गायब सीसीटीवी फुटेज है। जांच का केंद्र 5 जनवरी की रात करीब 9:30 बजे से 6 जनवरी की दोपहर 2 बजे तक का समय माना जा रहा है। ये वही समय है जब हॉस्टल में गतिविधियां सबसे ज्यादा संदिग्ध बताई जा रही हैं। छात्रा के कमरे के बाहर सीसीटीवी कैमरा नहीं होना और पूरे हॉस्टल के फुटेज का इस समयावधि में गायब होना कई सवाल खड़े करता है। डीवीआर को अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि फुटेज तकनीकी कारणों से गायब हुआ है या फिर जानबूझकर डिलीट किया गया है। आपको बता दें कि जांच एजेंसियों का ध्यान अब इस बात पर भी है कि क्या हॉस्टल में इससे पहले भी इस तरह की कोई घटना हुई थी। हॉस्टल मालिक की गिरफ्तारी के बावजूद अन्य जिम्मेदार लोगों की भूमिका अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। वार्डन, स्टाफ और प्रबंधन से जुड़े अन्य लोगों से लगातार पूछताछ चल रही है। ये जानने की कोशिश हो रही कि घटना की रात हॉस्टल में कौन कौन मौजूद था और किसकी आवाजाही रही है। 26 दिसंबर की घटना इस केस में एक अहम मोड़ बनकर सामने आई है। उस दिन छात्रा के माता पिता और भाई तीनों एक साथ हॉस्टल पहुंचे और छात्रा को घर ले गए। सामान्य परिस्थितियों में छात्राएं अकेले हॉस्टल से घर जाती है या फिर वापस आती है, लेकिन इस पूरे मामले में परिवार का अचानक पहुंचना जांच एजेंसियों को थोड़ा सा अलग लग रहा है। सीसीटीवी फुटेज में परिवार और छात्रा के व्यवहार का एनालिसिस किया जा रहा है। इसके बाद छात्रा करीब 9 दिनों तक घर ही रही। इस दौरान उसकी मानसिक स्थिति, बातचीत और गतिविधियों को समझने की कोशिश चल रही है। साथ ही सीआईडी इस संभावना को भी पूरी तरीके से खारिज नहीं कर रही कि घटना की कुछ कड़ियां छात्रा की जहानाबाद स्थित घर से जुड़ी हो सकती है। 26 दिसंबर से 5 जनवरी तक छात्रा घर पर थी। इस दौरान वो कहां गई, किन लोगों से मिली और किस किस से संपर्क में रही, इन सभी पहलुओं की जांच चल रही है। गांव के चौकीदार, पड़ोसियों और नजदीकी रिश्तेदारों से पूछताछ हो रही है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं नशे की दवाओं या किसी जहरीले पदार्थ की व्यवस्था घर से ही तो आखिर नहीं की गई थी, क्योंकि 5 जनवरी को छात्रा के पटना लौटने के बाद की गतिविधियां भी जांच के दायरे में है। अब यह देखा जा रहा है कि पटना पहुंचने के बाद छात्रा किसी दोस्त या परिचित से मिली थी या फिर नहीं। ऑटो चालक से पूछताछ की जा रही है। रेलवे स्टेशन और रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदने की संभावना को भी अब गंभीरता से जांच का विषय माना जा रहा है। सोशल मीडिया चैट, कॉल डिटेल और कोचिंग से जुड़े दोस्तों से भी पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि जांच एजेंसियां ये मान रही हैं कि नीट जैसी कठिन परीक्षा का दबाव, पढ़ाई का तनाव और निजी रिश्तों से जुड़े मानसिक दबाव छात्रा की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि ये केवल एक एंगल है और इसके मुख्य कारण मानने से पहले सभी तथ्यों की पुष्टि की जा रही है। जांच का सबसे संवेदनशील समय माना जा रहा है जब छात्रा के कमरे के बाहर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। एक और खास पहलू यह है कि 25 नवंबर के बाद छात्रा की अपने मामा से बातचीत अचानक बंद हो गई। सीआईडी इसे मानसिक सहयोग के खत्म होने और संभावित तनाव से जोड़कर देख रही है। जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही है कि बातचीत बंद होने के बाद छात्रा के व्यवहार और ऑनलाइन सर्च पैटर्न में कोई बदलाव आया या फिर नहीं। कॉल डिटेल और चैट रिकॉर्ड का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। एफएसएल की रिपोर्ट ने इस मामले को एक नई दिशा दी है। रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों पर मिले स्पर्म के नमूने की उम्र कम से कम 18 से 21 साल के युवक के उससे मेल खाती है। इसके बाद एसआईटी की जांच का दायरा काफी हद तक सिमट गया है। अब फोकस 4 से 5 ऐसे युवकों पर है जिनकी उम्र इसी दायरे में है और जिनका छात्रा या हॉस्टल से सीधा संपर्क रहा है। अब तक 25 लोगों के डीएनए सैंपल लिए जा चुके हैं। इनमें से 4 से 5 युवक ऐसे हैं जो 18 से 21 साल की आयु की सीमा में आते हैं। जांच में यह भी सामने आया कि 2 युवक सीधे तौर पर शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े हुए हैं। इनमें एक हॉस्टल मालिक मनीष रंजन का बेटा और दूसरा हॉस्टल संचालक का बेटा बताया जा रहा है। इन दोनों की हॉस्टल में मौजूदगी और आवाजाही पर एसआईटी की नजर अब टिक चुकी है। इसके अलावा 2 युवक जहानाबाद के बताए जा रहे हैं जिनका छात्रा से संपर्क था। इनमें से एक को छात्रा का करीबी दोस्त बताया जा रहा है, जबकि दूसरे के साथ रिश्तेदारी का संबंध सामने आया है। एसआईटी अब इन सभी संदिग्ध युवकों के डीएनए सैंपल का मिलान एफएसएल में मिले सैंपल से करने की तैयारी कर रही है। साथ ही हॉस्टल इलाके का डंप टावर डेटा भी खंगाला जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि घटना वाली रात किन किन युवकों के मोबाइल उस इलाके में सक्रिय थे। सीआईडी ने इस पूरे मामले में पटना पुलिस और एसआईटी की शुरुआती जांच पर सवाल उठाते हुए 59 बिंदुओं की विशेष गाइडलाइन जारी की है। इन बिंदुओं में हॉस्टल प्रशासन, परिवार, घर और हॉस्टल के बीच की कड़ियां, डिजिटल सबूत, दवाओं की उपलब्धता और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़ी कई गंभीर आशंकाएं शामिल हैं। जांच को कई दिशाओं में बांटकर आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि कोई भी कड़ी छूट ना सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। डीजीपी विनय कुमार ने इस केस को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में डीजी कुंदन कृष्णन, पटना आईजी, एसएसपी, एएसपी और एसआईटी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। जांच एजेंसियों ने अब तक जुटाए गए साक्ष्य, तकनीकी जांच और आगे की रणनीति की पूरी जानकारी दी। डीजीपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जांच पूरी तरीके से वैज्ञानिक, निष्पक्ष और समयबद्ध पर होनी चाहिए। यह मामला केवल एक छात्रा की मौत या अपराध तक सीमित नहीं है। इसने बिहार में हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पेरेंट्स के मन में डर है और समाज में आक्रोश। सीआईडी, एसआईटी और एफएसएल की संयुक्त जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और भी बड़े खुलासे आ सकते हैं जो ना सिर्फ इस घटना की सच्चाई उजागर करेंगी बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए व्यवस्था को मजबूती देने की जरूरत भी सामने लाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।